खास कार्यक्रम खास खबर लेकर आपके साथ मैं हूं मोहम्मद कमर खान। उत्तर प्रदेश में इन दिनों चुनावी मौसम बना हुआ है। पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां हो रही हैं। 7 विधानसभा सीटों को लेकर उपचुनाव की सरगर्मियां देखने को मिल रही हैं और अब राज्यसभा के लिए 10 सीटों के चुनाव को लेकर माहौल बनने लगा है। राज्यसभा के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और सपा की तरफ से एक उम्मीदवार ने अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। वहीं छत्तीसगढ़ में कृषि कानून को लेकर राजनीति का पारा लगातार चढ़ता दिखाई दे रहा है। विधेयक को लेकर बघेल सरकार विशेष सत्र बुलाने की तैयारी में है, तो इधर राज्यपाल ने फाइल वापस कर सरकार से कई सवाल किए हैं। ऐसे में संसदीय मंत्री ने राज्यपाल से मुलाकात की और विशेष सत्र को लेकर तमाम जानकारियां दी। राजभवन और सरकार के बीच तकरार को लेकर लगाए जा रहे कयासों के दौरान क्या मायने हैं इसके, और इस तरह उत्तर प्रदेश को लेकर बात की जाए तो राज्यसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ बन रहा है उत्तर प्रदेश में माहौल, इसी पर करेंगे बात खास खबर में। खास खबर में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश को लेकर। राज्यसभा के लिए 10 सीटों पर यहां से चुनाव होने हैं। इनके लिए नामांकन का सिलसिला भी शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ सपा मुखिया अखिलेश यादव और प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम भी मौजूद रहे। राज्यसभा के जिन 10 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं उनमें 4 सीटें समाजवादी पार्टी के पास हैं, लेकिन अब विधायकों की संख्या के अनुसार उसे केवल एक ही सीट पर संतोष करना पड़ सकता है। रामगोपाल यादव ने पार्टी नेतृत्व को राज्यसभा के लिए 5वीं बार उम्मीदवार बनाने के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा है कि देश और प्रदेश की सारी जनता दुखी है। आज ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहता जिससे सत्ताधारी दल को दुख पहुंचे। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए चुनाव की अधिसूचना 20 अक्टूबर को जारी हो गई है। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 25 नवंबर को खत्म हो रहा है। नामांकन 27 अक्टूबर तक भरे जाएंगे। 28 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और वहीं 2 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 9 नवंबर को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा और उसी दिन शाम 5 बजे से मतगणना शुरू होगी और परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। और सीधे चलेंगे लखनऊ। आरसी भट्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश स्टेट एडिटर। भट्ट साहब, पंचायत चुनाव को लेकर माहौल गर्माता दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने, इसको लेकर भी सियासी सरगर्मियां तेज हैं और अब राज्यसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से माहौल बनता दिखाई दे रहा है, 10 सीटें उत्तर प्रदेश से राज्यसभा को लेकर और आज समाजवादी पार्टी की तरफ से नामांकन भी दाखिल कर दिया गया है प्रत्याशी को लेकर। क्या कहें इस माहौल के लिए? कमर, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 10 राज्यसभा की सीटों पर चुनाव होने हैं, उस पर कहीं न कहीं 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर उसका कब्जा था और 2 सीटें बहुजन समाज पार्टी के पास थी और 1 सीट कांग्रेस के पास थी। लेकिन अब 2017 में जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत के साथ आई तो ये संख्या बल काफी बदल गया और संख्या बल बदलने के साथ साथ अब जबकि राज्यसभा की 10 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं तो वो संख्या बल भारतीय जनता पार्टी के पास ज्यादा है और निश्चित रूप से इस 10 सीटों के लिए जो चुनाव हो रहे हैं उसमें कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी 8 सीटों पर करीब करीब वो भारी पड़ रही है, यानी कि 8 सीटें मिलनी तय है। और उसके साथ साथ समाजवादी पार्टी को 1 सीट, क्योंकि संख्या बल उसके पास नहीं है, बहुजन समाज पार्टी के पास भी संख्या बल नहीं है और कांग्रेस के पास भी नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी के पास 1 सीट की संख्या बल है और उससे कुछ थोड़ा ज्यादा विधायक बचते हैं। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि 1 सीट किसको दी जाए। समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव, जो समाजवादी पार्टी के थिंक टैंक माने जाते हैं, समाजवादी पार्टी ने उनको प्राथमिकता में लिया और उनको टिकट दिया। आज उनका नामांकन हुआ है, वो आज आए हैं और उन्होंने अखिलेश यादव के साथ वो रिटर्निंग ऑफिसर के सामने पहुंचकर उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है जी। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जैसे ही 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत के साथ आई, जो 300 से 325 के ऊपर के आंकड़े को लेकर, अब उसके पास संख्या बल ज्यादा होने की वजह से
वो 8 सीटों पर सीधे सीधे वो विजय प्राप्त कर रही जी। है। यानी 8 सदस्य उसके राज्यसभा में ये तय है कि उत्तर प्रदेश से जाएंगे। कांग्रेस का जो संख्या बल है जी। वो 1/4 भी नहीं है बहुमत से, और खासतौर पर बहुजन समाज पार्टी का भी लगभग आधा है। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो सीटें हैं, उन सीटों के साथ साथ कुछ जो विधायक बचेंगे, अगर ये आपस में लोग गठबंधन करते हैं तो निश्चित रूप से कोई रास्ता बन सकता है। लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश करेगी कि 9वीं सीट भी वो किसी भी हालत में जीते जी। और इसके लिए वो पुरजोर कोशिश करेगी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस रेस में नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक कोशिश रहेगी कि 9 सीटें भी वो जीते, क्योंकि 1 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाएंगी और निश्चित रूप से रामगोपाल यादव विजयी होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश है कि वो 9 की 9 सीटें उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की निकाले। ये पूरा समीकरण और गणित बना हुआ है। अब ये देखना है कि भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर प्रदेश से तमाम राज्यसभा के सदस्य चुनकर गए हैं उनको दोहराती है, जिसमें राष्ट्रीय महासचिव मुख्यालय अरुण सिंह हैं, हरदीप पुरी हैं जो केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हैं जी। ये जो उत्तर प्रदेश से लोग चुन के गए हैं, इनको कहीं ना कहीं आगे मौका मिलेगा। लेकिन उन लोगों का क्या है जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग दावेदार हैं, जिनको अभी भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी घोषित करेगी, जिनको उम्मीद है कि वो घोषित हो सकते हैं। ये रस्साकसी अभी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व अभी अपने पत्ते नहीं खोला है, लेकिन निश्चित रूप से देखना है कि ये 8 या 9 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के कौन कौन से होते हैं। जी बिल्कुल, केंद्रीय नेतृत्व को लेकर बात की जाए, भले ही पत्ते अभी नहीं खोले, लेकिन ये तो माना जा रहा है कि जो संख्या बल है विधायकों की, उसके हिसाब से 8 सीटें बीजेपी के लिए पक्की हैं और 1 सीट जिस हिसाब से संख्या बल सपा को लेकर बात की जाए तो 1 सीट उसकी मानी जा रही है। बची 1 सीट जिसको लेकर पूरा घमासान देखने को मिल रहा है। क्या लगता है, क्योंकि पूरा कॉम्पिटिशन उसी सीट को लेकर होगा और जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि अगर गठबंधन हो जाए तो परिस्थिति बदल सकती है, अगर ऐसी नौबत आती है तो क्या कुछ माहौल बनता दिखाई दे सकता है? भट्ट जी। हम निश्चित रूप से अगर हम देखें 9 सीटों की बात करें, 9वीं सीटों की बात करें, तो उस 9वीं सीट पे या आखिरी सीट की बात करें तो उस पर बहुजन समाज पार्टी के 19 विधायक हैं और उसके साथ साथ कांग्रेस के भी जो विधायक हैं और उसके साथ साथ अगर समाजवादी पार्टी के जो विधायक बचते हैं, इन सबको अगर जोड़ा जाए तो हो सकता है कोई रास्ता बने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये पुरजोर कोशिश करेगी कि किसी भी सूरत में उस 9वीं सीट को भी हासिल किया। चलिए, बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ माहौल बनता दिखाई देता है, लेकिन पूरी जो ताकत है, झोंकने वाली बात होगी दल की तरफ से, वो ये है कि 9वीं सीट बीजेपी कैसे जीत सकती है या बीजेपी को पास ये सीट नहीं जाए, इससे विपक्ष कैसे इसको रोक सकता है। जुड़ने के लिए, तमाम बात के लिए भट्ट जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो राज्यसभा चुनाव को लेकर भी उत्तर प्रदेश में सरगर्मियां तेज होती दिखाई दे रही हैं। हालांकि इससे पहले जिस तरह से पंचायत चुनाव को लेकर माहौल गर्माता दिखाई दे रहा था, और वहीं 7 विधानसभा सीटों को लेकर भी चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में अब चुनावी माहौल लगातार बनता दिखाई दे रहा है। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की खबर को लेकर। केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए कृषि कानून को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी माहौल गरमाया हुआ है। बघेल सरकार विशेष सत्र बुलाने जा रही है, इसे लेकर विपक्ष हमलावर है। 27 और 28 अक्टूबर को विशेष सत्र बुलाए जाने को लेकर सरकार ने राज्यपाल को फाइल भी भेज दी है, लेकिन मंगलवार को फाइल लौटाते हुए राज्यपाल अनुसुईया उइके ने सरकार से कई सवाल किए। ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई, विशेष सत्र बुलाने की जरूरत पड़ गई है? इस सिलसिले में संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे राजभवन पहुंचे और राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात की। राज्यपाल को समुचित जानकारी उपलब्ध कराई गई और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि टकराव जैसी कोई स्थिति फिलहाल नहीं है। वहीं मंत्री ने कहा है कि ये एक सौजन्य मुलाकात थी, जैसे बाकी की मुलाकातें होती हैं, टकराव जैसी कोई स्थिति नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि राज्यपाल को सारी जानकारी लेने का पूरा अधिकार है और इसलिए हम सरकार की ओर से पूरी जानकारी उन्हें उपलब्ध कराते हैं। हम लोगों ने जो केंद्रीय कानूनों के छत्तीसगढ़ में पड़ने वाले कुप्रभाव और अपना कानून जिस तरीके से बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारे कानूनों के संदर्भ में माननीय महामहिम जी जानना चाहती थी कि आखिर ये इनकी ज़रूरत और इनकी आवश्यकता और कानून में एक प्रावधान किस तरीके से बनाए गए हैं। तो मैंने उनको सारी बातों को अवगत कराने के लिए, उन्होंने आमंत्रित किया था, मैं अवगत करा के उसको लौट रहा हूँ।
और खबर पर बात करेंगे, संवाददाता निधि प्रसाद जुड़ गई हैं रायपुर से हमारे साथ। निधि, केंद्र सरकार द्वारा 3 कृषि विधेयक पारित किए गए, उसके बाद से छत्तीसगढ़ की सियासत एक अलग अंदाज में नजर आने लगी। बीजेपी लगातार बघेल सरकार पर हमलावर है और ऐसे में सरकार किसान हितैषी होने की बात कहते हुए एक अलग कानून बनाने की बात करती नजर आ रही है। उसको लेकर विशेष सत्र की तैयारी भी की गई है। हालांकि राज्यपाल को फाइल पहुंचाई गई, फाइल वापस आ जाती है, फिर उन सवालों का जवाब देने संसदीय कार्य मंत्री राजभवन जाते हैं। क्या कुछ माहौल बन रहा है और क्या कुछ अपडेट है इसे लेकर? जी बिल्कुल कमर, लगातार अगर बात की जाए तो केंद्रीय कृषि कानून को लेकर शुरू से ही जब से ये कानून पारित हुआ है, इसे लेकर राज्य लगातार विरोध कर रहे हैं कि ये जो कानून है वो कृषि विधेयक कानून जो बनाया गया है वो किसानों के लिए काला कानून है, क्योंकि किसानों को केवल इससे नुकसान के अलावा और कुछ नहीं होने वाला। जिसे लेकर लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये निर्णय लिया था कि छत्तीसगढ़ में ये जो कृषि कानून है वो अपना नया कानून बनाया जाएगा, ताकि किसानों को जो केंद्रीय कृषि कानून पारित किया गया है उससे किसी तरह का परेशानी या नुकसान ना हो। और इसको लेकर एक तरह से एक अलग ही सियासत तब शुरू हुई जब मुख्यमंत्री द्वारा एक फाइल राजभवन भेजा गया 27 और 28 अक्टूबर को विशेष सत्र आहूत करने के लिए। लेकिन राज्यपाल ने इस पर प्रश्न किया है कि आखिरकार ऐसी कौन सी संकट आन पड़ी है जो ये विशेष सत्र आहूत किया जाना है, और इसके साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी मांगी है कि किन किन विधि विषयकों पर इस सत्र में कार्य होने हैं, चर्चा होनी है। तो इन सारी चीजों को लेकर के लगातार राजभवन और राज्य सरकार के बीच एक टकराव की स्थिति देखी जा रही थी। हालांकि अगर बात की जाए तो संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे से बात की गई, जिस पर उन्होंने कल अगर कही जाए बात तो उन्होंने ये साफ किया कि फाइल नहीं लौटाई गई है, लेकिन प्रश्न राज्यपाल द्वारा जरूर पूछे गए हैं। और आज ही संसदीय कार्य मंत्री राजभवन पहुंचते हैं, राजभवन में उनकी बात होती है और जब वे बाहर निकलकर पत्रकारों से चर्चा करते हैं तो उनका सबसे पहले शब्द यही था कि टकराव राजभवन और राज्य सरकार के बीच टकराव जैसी कोई स्थिति नहीं है। हाँ, 27 और 28 अक्टूबर को बुलाए जा रहे विशेष सत्र को लेकर उन्होंने जानकारी मांगी थी और वो सारी जानकारी उन्हें उपलब्ध करा दी गई है। निश्चित तौर पर हमारी सौजन्य मुलाकात राज्यपाल से हमेशा की तरह होती रहती है और इसी तरह से एक और मुलाकात करने हम यहाँ पर पहुंचे हुए थे। पर कमर, अगर हम इस ओर ध्यान दें कि लगातार राजभवन और राज्य सरकार के बीच टकराव की स्थिति, जिसकी सुस्पष्टता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान से भी झलक रही थी, और इसके साथ अब आज दूसरे ही दिन राजभवन जाके संसदीय कार्य मंत्री का राज्यपाल से मुलाकात करना काफी कुछ दर्शाता है। निधि, क्या लगता है इस मुलाकात के बाद जो 27 और 28 अक्टूबर तारीख सत्र को बुलाने के लिए सत्र होगा या नहीं? जी बिल्कुल, सत्र की अगर बात की जाए तो ये बात साफ नहीं की गई है कि 27 और 28 अक्टूबर को ये विशेष सत्र आहूत किया जाएगा, लेकिन फिलहाल जो जवाब मांगा था राज्यपाल ने, उस जवाब को आज संसदीय कार्य मंत्री ने दिया है। और फिलहाल अभी 27 और 28 अक्टूबर को विशेष सत्र होना है या नहीं, इस पर कोई स्थिति साफ नहीं हो पाई है। चलिए, बिल्कुल जुड़ने के लिए, तमाम बात के लिए निधि आपका शुक्रिया। तो छत्तीसगढ़ में राज्यपाल से आज मुलाकात की संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने, और 27-28 अक्टूबर को जो विशेष सत्र बुलाया जाना है उसको लेकर चर्चा की गई है। हालांकि इसको लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि सरकार ने जो विशेष सत्र को लेकर राज्यपाल को फाइल पहुंचाई है वो राज्यपाल ने वापस लौटा दिया, और सरकार से कई सवाल पूछे और बड़ी वजह पूछी कि आखिर इस सत्र को बुलाने की वजह क्या है, ऐसी क्या कुछ स्थिति बनती दिखाई दे रही है। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह से सियासी माहौल गरमाया हुआ है छत्तीसगढ़ में, उसकी जो एक बड़ा सबब निकल कर सामने आ रहा है वो यह है कि केंद्र ने जो कृषि कानून पारित किए उसको लेकर कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ की लगातार विरोध करती दिखाई दे रही है और उसको किसानों के हित में ना बताते हुए एक अलग कानून लाने की बात कहती दिखाई दे रही है। फिलहाल देखने वाली बात होगी। हालांकि ये स्थिति अभी साफ नहीं हुई कि 27 और 28 तारीख को छत्तीसगढ़ में विशेष सत्र बुलाया जाता है या नहीं, या इसको लेकर क्या कुछ सियासत और देखने को मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, खबरों का सिलसिला जारी है।